नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कोरोना ने भले ही अवकाश दे दिया है, लेकिन हमें पठन पाठन से अवकाश नहीं लेना है। 12th के बच्चे तो अपने अध्ययन में लगे ही होंगे। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पत्र पत्रिकाएं भी जरूर पढ़नी चाहिए, अच्छी पत्रिकाएं, ताकि मन और मस्तिष्क प्रसन्न और पुष्ट होता रहे। इस कोरोना के युग समय में इस खुराक की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम सकारात्मक और मजबूत बने रहें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग के गद्य साहित्य पर कुछ और प्रश्न। पहले भाग में हम 50 प्रश्न देख चुके हैं। विकल्प मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन एक जो सही उत्तर है वही दिया है, तो इसे आप अति लघुत्तर और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में ध्यान रख सकते हैं। आगे जो हमारा पहला प्रश्न है, तिलस्मी ऐयारी उपन्यासों के नाम बताइए। तिलस्मी उपन्यास वो होते हैं जिसमें जादू, माया जाल वगैरह दिखाया जाता है। तो उन उपन्यासों के नाम हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुमलता आदि। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास लेखक का नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी ने ये उपन्यास लिखे थे, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक का नाम बताइए। मतलब भारतेंदु युग में जो सबसे प्रमुख उपन्यास लेखक थे वे थे किशोरी लाल गोस्वामी। मनोहर कहानी जो 1880 में प्रकाशित हुई थी, उस संग्रह के संपादक कौन थे। मनोहर कहानी एक कहानी संग्रह था जिसके संपादक थे मुंशी नवल किशोर। भारतेंदु युग में जो कहानी विधा थी, कहानियाँ अभी जैसी लिखी जाती है वैसी कहानियाँ उस समय शुरू नहीं हुई थी। कहानियों के नाम पर क्या था कि जो दादी नानी की कहानियाँ थी या इतिहास पुराण की कहानियाँ थी, आदर्श या शिक्षा नैतिक जो कहानियाँ थी या लोक में प्रचलित थी, उन्हीं कहानियों को उस समय के लेखकों ने या तो खुद लिखा या दूसरों से लिखवा कर संपादित करके प्रकाशित करा दिया। तो उसी में से ये एक संग्रह था मनोहर कहानी, जिसमें 100 कहानियों का संकलन था और इसके संपादक थे मुंशी नवल किशोर। भारतेंदु युग के निबंधों के विषय क्या थे। भारतेंदु युग के निबंधों के विषय मैंने किन किन विषयों पर निबंध लिखे जाते थे, वे थे राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि। आपको पता है भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल भी कहलाता है ना। तो उस समय सभी क्षेत्रों में जनता जागृत हो रही थी, चेतन हो रही थी। तो राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा आदि सभी विषयों पर उस वक्त लेखक जो थे, साहित्यकार जो थे, निबंध लिखने लगे थे। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील किसे कहा। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट जी को कहा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जो थे, उन्होंने बहुत निबंध लिखे पत्र पत्रिकाओं में और इस विधा को बहुत समृद्ध किया। हिंदी का एडिशन शुक्ल जी द्वारा किसे कहा गया। प्रताप नारायण मिश्र को। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 10 है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। ब्राह्मण पत्रिका। और सदादर्श और भारतेंदु पत्रिकाओं के संपादकों के नाम बताइए। सदादर्श के संपादक थे श्रीनिवास दास और भारतेंदु के संपादक थे राधा चरण गोस्वामी। उस समय के साहित्यकारों में एक विशेष बात थी कि वे सभी किसी न किसी पत्र पत्रिका से जरूर जुड़े थे, जिनका वे संपादन करते थे। इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने किन विषयों पर निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट ने समसामयिक समस्याओं पर, मतलब उस समय की जो परिस्थितियां थी, स्थितियां थी और समस्याएं थी, उन पर उन्होंने निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट रचित निबंधों के नाम बताइए। तो जो निबंधों के नाम हैं, उन शीर्षकों से ही पता चल जाएगा कि उन निबंधों की विषय वस्तु क्या हो सकती है। जैसे बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा महत्व और महिला स्वतंत्र आदि। तो ये जो निबंधों के शीर्षक है, उन्हीं से पता चल रहा है कि उनकी विषय वस्तु क्या थी। उस समय बाल विवाह भी एक समस्या थी, स्त्रियों और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होने लगा था और उसी वजह से, और उन मतलब पुस्तकों का अनुवाद भी होता था, अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद भी होता था। तो उनके अध्ययन के ही द्वारा जनता में जागृति आने लगी और वे देश की स्वतंत्रता की तरफ उन्मुख होने लगे। 15वां प्रश्न है,
इस युग में लिखे गए निबंधों की शैली बताइए। उस समय सभी शैलियों से संबंधित मतलब सभी शैलियों के निबंध लिखे गए। भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक और भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध लिखे गए। मतलब किन्हीं निबंधों में भावनाओं की प्रधानता होती थी तो किन्हीं में विचारों की प्रधानता होती थी, किन्हीं में घटना का वर्णन किया जाता था तो किन्हीं में घटनाओं के विवरण ही दिए जाते थे, कुछ में कथा तत्व भी होता था तो इतिवृत्तात्मक में कथा तत्व भी नहीं होता था। कुछ अनुसंधान परक होते थे जैसे खोज परक या शोध परक होते थे किसी विषय पर, तो भाषण भी लेखबद्ध किए जाते थे। इस प्रकार सभी तरह के निबंध इस युग में लिखे गए। प्रश्न नंबर 16 है, इस युग में आलोचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? इस युग में आलोचनाएं हिंदी प्रदीप ऐसा पेपर था, ये ऐसी पत्रिका थी जिसमें गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1877 ईस्वी से। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। 19वां प्रश्न है, श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर के अनुवाद की आलोचना किसने लिखी थी? मतलब श्रीनिवास दास ने तो संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखा और उसका जो अनुवाद हुआ था उसकी आलोचना लिखी थी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। बंग विजेता के अनुवाद की आलोचना किसने लिखी? वह भी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने ही लिखी थी। और दोनों आलोचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आनंद कादम्बिनी पत्रिका में। आलोचना की परंपरा को प्रेम घन के बाद किन साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया? तो आलोचना की परंपरा को प्रेम घन के बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त इन दोनों ने ही आगे बढ़ाया। नहुष नाटक किस के द्वारा लिखा गया? नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना कब हुई? सन 1875 में, और इसके रचयिता भी हरिश्चंद्र थे। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन थे? भारतेंदु जी। रोमानी नाटकों में कौन सा नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ? रोमानी नाटकों में रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता का नाम बताइए? श्रीनिवास दास। समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटकों के नाम बताइए। मतलब उस समय की स्थिति, परिस्थिति और समस्याओं पर किन किन ने नाटक लिखे, उन नाटकों के नाम देखिए आप। भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, गोपाल राम गहमरी का देश दशा। तो इन सभी शीर्षकों से आपको पता चल सकता है कि उस समय हमारे देश की क्या अवस्था थी। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू उपन्यास किस तरह का उपन्यास है? यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें हिंदू की असहाय अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 30 है, बालकृष्ण भट्ट लिखित उपन्यासों के नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उनके नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, और ये सभी सामाजिक उपन्यास हैं। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी सामाजिक उपन्यास के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं लज्जाराम शर्मा। 32वां प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी रचित सामाजिक उपन्यास का नाम बताइए। किशोरी लाल गोस्वामी रचित सामाजिक उपन्यास त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी है। ये गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया उल्लेखनीय उपन्यास है। और उनके और भी उपन्यास थे, हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, मदन मोहिनी, गुलबहार, मालती माधव आदि। ये लिखने से मेरा छूट गया है निबंधों के नाम, आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित और प्रकाशित कहानी संग्रह कौन सा है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित और प्रकाशित जो कथा संग्रह है वह कथा कुसुम कलिका जो 1888 में प्रकाशित हुआ। वामा मनोरंजन कहानी संग्रह किसने संपादित किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु जी के किस नाटक की आलोचना लिखी? भारतेंदु जी के नील देवी नाटक की आलोचना। बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु जी के किस नाटक की आलोचना लिखी? भारतेंदु जी के नील देवी नाटक की आलोचना बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास की समीक्षा किसके द्वारा लिखी गई? यह समीक्षा भी बालकृष्ण जी भट्ट द्वारा ही लिखी गई। एकांतवासी योगी जो श्रीधर पाठक की अनुदित काव्य रचना है उसकी आलोचना किसने लिखी? एकांतवासी योगी आपको याद होगा ये गोल्ड स्मिथ की हर्मिट नामक काव्य रचना थी जिसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया और उसकी आलोचना लिखी बालकृष्ण भट्ट ने।
गोविंद गिल्ला भाई की दो श्रृंगारिक रचनाओं के नाम बताइए। श्रृंगार सरोजिनी और पावस पयोनिधि। तो इस प्रकार भारतेंदु युग से संबंधित जो मोटे मोटी या खास खास जानकारियाँ थी वे समाप्त हुई। यूँ तो हिंदी साहित्य अगाध समंदर है और इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना हम इसमें डूबेंगे उतने ही मोती हम प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो मोटी मोटी जानकारियाँ थी वो मैंने दी, और इसके बाद हम द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में तो जनता जागृत हो रही थी और इस युग में जागृति के साथ साथ उन अवस्थाओं, उन परिस्थितियों को सुधारने का भी पूरा प्रयास किया गया, इसलिए इसे जागरण सुधार काल कहते हैं। जागरण सुधार काल के पथ प्रदर्शक कौन थे और इसकी कालावधि भी बताइए। जागरण सुधार काल के पथ प्रदर्शक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और कालावधि थी 1900 से 1918 तक। जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग किसके नाम पर कहा गया? जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग उनके पथ प्रदर्शक श्री आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया। अगला प्रश्न 42। उस युग में अंग्रेजों की नीति भारत के लिए कैसी थी? उस समय अंग्रेजों की नीति भारत के लिए बहुत ही अहितकर थी। भारत का कच्चा माल बाहर जाता था और निर्मित माल की खपत भारत में ही होती थी, तो इससे भारत की जो मुद्रा थी वह बाहर जाने लगी और हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था वो धीरे धीरे निर्धन होने लगा। उस समय की परिस्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सन 57 का विद्रोह हुआ ही था और उसके बाद उस समय की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जो घोषणाएं थी उससे देशवासियों को लगा कि ये भारत के प्रति थोड़ी संवेदनशील है और भारत का हित चाहती है, लेकिन चूंकि वे घोषणाएं ही रह गई तो जनता में असंतोष फैलने लगा और उसी समय ये जो आर्थिक नीति थी वह भी भारत के लिए नुकसान देने वाली थी और उस समय जो असंतोष फैलने लगा और पूरे भारत में फिर आंदोलन होने लगे। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश अब अड़ने लगा कि भाई अब हम इस गुलामी से हमें छुटकारा चाहिए और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। ठीक है। द्विवेदी युग में किन राजनेताओं का उदय हुआ? तो जैसा कि उस वक्त आंदोलन होने लगे थे तो उन आंदोलनों की परिणति थी गोपाल चंद्र गोखले और बाल गंगाधर तिलक के रूप में। मतलब हमें ये दोनों नेता उस समय प्राप्त हुए जिन्होंने हर देशवासी के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी पैदा कर दी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने कौन सी कविता में ब्रज भाषा के प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था? हे कविते नामक कविता में उन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोग पर दुख प्रकट किया था, क्षोभ प्रकट किया था। 45वां प्रश्न, हे कविते कविता किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई? यह कविता सरस्वती पत्रिका में और जून 1900 में प्रकाशित हुई। आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? सन 1903 में। द्विवेदी जी ने किन विषयों पर लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया? द्विवेदी जी ने नायिका भेद और समस्या पूर्ति छोड़कर विविध स्वतंत्र विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया। अर्थात जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हम स्थितियाँ देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, उन पर लिखना चाहिए। तो इससे उन्होंने नायिका भेद और समस्या पूर्ति के अलावा अन्य विषयों पर लिखने के लिए साहित्यकारों को प्रेरित किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कौन कौन कवि प्रेरित होकर आगे आए? तो द्विवेदी जी से प्रेरित होकर मैथिल शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडेय, हरि औधजी, नाथुराम शर्मा शंकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि कवि आगे आए और वे सब समसामयिक समस्याओं पर अपनी रचनाएं करने लगे। किनके प्रयासों से इस युग में खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बन गई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों से खड़ी बोली इस युग की भाषा बन गई। द्विवेदी जी ने भाषा के संबंध में और क्या प्रयास किए? द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एक रूपता चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी की भाषा में शुद्धता हो और वर्तनी भी सभी की समान हो। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का, इस भाषा का जो है व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया, सुधार किया। द्विवेदी युग में काव्य विषयों में क्या परिवर्तन आए? द्विवेदी युग में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, समस्या पूर्ति और नायिका भेद को छोड़ करके जो कवि थे उन सब ने राष्ट्रीयता की भावना, नीति और आदर्श, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य और समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि की ओर वे उन्मुख हुए और इन सभी विषयों पर कविता की रचना करने लगे।
द्विवेदी युग में काव्य के कला पक्ष में क्या परिवर्तन हुए। मतलब काव्य की जो विषय वस्तु थी वे तो बदल ही गई, लेकिन उसका जो कला पक्ष था, लेखन की जो शैली थी वह भी बदल गई, उसका कला पक्ष भी परिवर्तित हुआ। सभी काव्य रूपों का प्रयोग होने लगा, मतलब फुटकर कविताएं भी लिखी जाने लगी, खंड काव्य, प्रबंध काव्य सभी लिखे जाने लगे, और ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, और विविध छंदों का प्रयोग भी रचनाओं में होने लगा। प्रश्न नंबर 53, नाथूराम शर्मा शंकर किन भाषाओं के ज्ञाता थे। नाथूराम शर्मा शंकर जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं, वे हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत के ज्ञाता थे। नाथूराम शर्मा की रचनाओं के नाम बताइए। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भ रंडा रहस्य, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कौन कहे जाते हैं। श्रीधर पाठक। सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी के आग्रह से पूर्व ही खड़ी बोली में किस कवि ने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। श्रीधर पाठक ने द्विवेदी जी के आग्रह और प्रेरणा से पहले ही खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, और इससे उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का पता चलता है। श्रीधर पाठक जी की कविता के प्रमुख विषय क्या थे। देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण, लेकिन इन्हें प्रकृति चित्रण में अत्यधिक सफलता मिली। श्रीधर पाठक जी की मौलिक कृतियों के नाम बताइए। श्रीधर पाठक जी की कृतियां हैं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत। श्रीधर जी ने कालिदास की किस रचना का अनुवाद किया। उन्होंने ऋतु संहार का अनुवाद किया। कवि और अनुवादक श्रीधर पाठक जी का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा जिले के झोंगरी गांव में हुआ था। तो द्विवेदी के भी कुछ प्रश्न हमने आज हल किए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि और भी जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम द्विवेदी पर ही और चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और उन्हीं पर प्रश्न लेके आऊँगी मैं। धन्यवाद।